हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं प्रथम क्वेश्चन इस क्लास का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, किसी से पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी के बारे में आपको बता दूं। जब आपको रेक्टिफायर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो रेक्टिफायर चैप्टर में इस तरह से आपको दिखाया गया होगा, जब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो इस तरह से डीसी चली, फिर उसके बाद गैप हो जाता है, फिर डीसी चली, माने नीचे वाला साइकिल नहीं आता है, फिर गैप हो जाता है, फिर रुक करके फिर चली। इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर वाला जो डीसी आपको मिलता है वो पल्सेटिंग डीसी प्रकार का होता है। किताब में मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कहाँ पर ये दिया गया है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें जो डीसी का आउटपुट वेवफॉर्म दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पल्सेटिंग प्रकार की डीसी है। कंटीन्यूअस डीसी नहीं मिलेगी। जैसे डीसी में कहा जाता है कि डीसी के बारे में कहा जाता है कि उसका मान और दिशा नियत होता है। तो मान तो और दिशा दोनों इसमें पल्सेटिंग में नियत नहीं हो पाएगा। जैसे अगर प्योर डीसी की बात करें तो उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, लेकिन पल्सेटिंग डीसी में करंट चलेगी, इस तरह से आएगी। फिर जो जैसे साइन वेव में क्या होता है, साइन वेव में हाफ साइकिल पॉजिटिव चलती है, हाफ साइकिल निगेटिव चलती है। तो निगेटिव वाली हाफ साइकिल जो होती है वो गायब हो जाएगी, ऊपर यहाँ नहीं आ पाएगी, इस जगह पे फिर आना चाहिए था ऐसे, लेकिन नहीं आएगी। ठीक है, ये दूसरा थोड़ी देर रुक करके फिर आएगी सप्लाई, फिर गायब हो जाएगी, फिर थोड़ी देर रुक करके सप्लाई आएगी। तो इस तरह की जो डीसी होती है उसे हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से किस युक्ति से हमको पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगी। स्प्लिट रिंग से, कम्यूटेटर से, स्लिप रिंग से और उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा स्लिप रिंग से एसी मिलता है। ठीक है, स्लिप रिंग से एसी मिलता है, कम्यूटेटर से डीसी मिलता है, ये भी पता होगा। स्प्लिट रिंग से आपको मिलेगा पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, इससे पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगा। लेकिन यह भी आपको बताया गया होगा कि स्प्लिट रिंग को ही कम्यूटेटर भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में यहां पर थोड़ा अंतर है। कई टुकड़ों में बटी हुई, स्प्लिट का मतलब ही होता है टुकड़ों में बटा हुआ होना, स्प्लिट होना। स्प्लिट का मतलब कई टुकड़ों में बटा हुआ होना। तो कई टुकड़ों में बटी हुई जो रिंग होती है उसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है ना, ये माने कई टुकड़ों में बटी हुई रिंग को कम्यूटेटर कहा जाता है। अगर जनरेटर में केवल सिंगल कॉइल हो, जनरेटर में अगर सिंगल चालक हो, तब उस अवस्था में देखिए, मैंने यहां लिख दिया कई टुकड़ों में बटी हुई रिंग को कम्यूटेटर कहा जाता है। कम्यूटेटर जो आपको डीसी देता है वह प्योर डीसी देता है। आर्मेचर जब फ्लक्स को कट करता है तो उससे जो सप्लाई पैदा होती है वह एसी प्रकार की होती है।
कम्यूटेटर लगा देते हैं तो डीसी मिल जाता है, स्लिप रिंग लगा देते हैं तो एसी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इन सब की जगह स्प्लिट रिंग लगा दूं, स्प्लिट रिंग मतलब ऐसी रिंग जिसमें केवल 2 टुकड़े हों, कई टुकड़ों के में बटी हुई रिंग कम्यूटेटर कहलाएगी और वह प्योर डीसी देगी। लेकिन केवल 2 टुकड़े बटे हों, जैसे यहाँ पर मैं विस्तृत में समझाना चाह रहा हूं कि मान लो कि यह कोई चालक है, सिंगल चालक है, अर्थात एक कॉइल है, एक कॉइल के 2 सिरे ये निकले हुए हैं। इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी डी। ये रखी कहाँ गई है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से रखी गई है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, इसके बीच में यह रखा गया है। तो अब यहाँ पर हमको स्प्लिट रिंग लगाना है। स्प्लिट रिंग का मतलब एक रिंग है लेकिन 2 टुकड़ों में बटी हुई है। इस तरह से आप समझ लो कि एक रिंग है लेकिन 2 टुकड़ों में बटी है। इसे 20 से इसको बांट दीजिए। ठीक, तो एक तार जो है आपका यहाँ पर लगेगा, लेकिन डायरेक्ट एक तार यहाँ पर लगेगा और एक तार इस रिंग पे लगेगा। इस रिंग के एक टुकड़े पर एक तार, एक माने 2 टुकड़ों में बटी हुई स्प्लिट रिंग है ये। ठीक ना। और साफ्ट जो है ये साफ्ट के ऊपर ही लगी होगी। ये यहां से डॉट डॉट करके ऐसे दिखा सकते हो कि साफ्ट भी ऐसे आई है। अब कार्बन ब्रश लगा देंगे हम इधर और इधर, क्या करने के लिए, सप्लाई बाहर लेने के लिए। क्लियर बात। अब हम एक कंडीशन में मान लें कि इस तार में प्लस है, इस तार में माइनस है, तो अगले क्षण में क्या होगा, जैसे इसका इस आर्मेचर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे आप दिखा दीजिए। ये चालक का एक ही चालक है, इस तरह से घूम रहा क्लॉकवाइज ऐसे। तो ए बी नॉर्थ साइड की बल रेखाओं के प्रभाव में है और सी डी जो है वह साउथ साइड की बल रेखाओं के प्रभाव में है। तो ए बी जब ऐसे मूव करेगा तो नॉर्थ साइड की बल रेखाओं को काट के निकलेगा और सी डी साउथ साइड की बल रेखाओं को काट के निकलेगा। तो मान लेते हैं कि ए बी में उस टाइम जब वो नॉर्थ के प्रभाव में है तो प्लस बनता है और सी डी जब साउथ के प्रभाव में है तो माइनस बनता है। तो इस तार के यह तार इस सेगमेंट के संपर्क में है और इससे ब्रश लगा वो बाहर जा रही सप्लाई। ठीक, अच्छा, घूम करके जैसे होगा तो ए बी ऊपर आ जाएगा, सी डी नीचे पहुंच जाएगा ना। एक कंडीशन आया कि जैसे मूव करेगा तो ए बी एकदम ऊपर आ जाएगा और सी डी जस्ट अपोजिट नीचे चला जाएगा। उस कंडीशन में यह कोई भी बल रेखाओं को नहीं काट पाता है। ठीक है, सारी बल रेखाएं बीच से गुजर जाएंगी, कट नहीं कर पाता है। किस कंडीशन में, जब ऐसे मूव करेगा तो ए बी ऊपर हो जाएगा और सी डी नीचे हो जाएगा, एकदम खड़ा खड़ा पोजीशन ऐसे हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कोई बल रेखाओं को नहीं काटेगा। उस टाइम पर इस तार में विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा। माने कि जो मैं ग्राफ बना रहा था वो पहली कंडीशन में जब धारा बही तो ये बना, जब आर्मेचर का ये चालक ऐसे खड़ा हो गया तब उसमें क्या हुआ, धारा का प्रवाह नहीं हुआ। फिर जब मूव करते हुए फिर आया, सीडी इधर आ जाएगा और ए बी उधर चला जाएगा। तो सीडी नॉर्थ साइड की बल रेखाओं को काटेगा और फिर इस तार में, क्योंकि सीडी ये वाला सेगमेंट घूम के अब यहाँ आ जाएगी, इस ब्रश के संपर्क में आ जाएगा और ये वाला सेगमेंट घूम करके उधर चला जाएगा, इस ब्रश के संपर्क में आ जाएगा। तो फिर जो है सीडी जो है नॉर्थ साइड की बल रेखाओं को काटेगा, फिर इसमें प्लस आएगा। माने आएगा सप्लाई थोड़ी देर बाद आएगा, बीच में गैप हो जाएगा। तो यह जो है पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगी हमको। अर्थात हम इसके लिए कह सकते हैं कि अगर जनरेटर में, अब मैं सीधी लाइन पे बात कर रहा हूं कि अगर जनरेटर में सिंगल चालक है तो वहां पर 2 टुकड़ों में बटी हुई स्प्लिट रिंग प्रयोग की जाती है और उससे प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग प्रकार का डीसी होता है। ठीक, मैं इसको नोट भी कर दे रहा हूं इतनी लाइन को जो मैंने अभी बोली है। तो चलिए, आप लोगों के सामने मैंने छोटा सा नोट्स भी लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जनरेटर में अगर एकल चालक हो तो कम्यूटेटर के स्थान पर 2 भागों में बंटी हुई स्प्लिट रिंग प्रयोग की जाती है और
इससे प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग स्वभाव का होता है, जैसे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर से प्राप्त होता है। ठीक, और यही जब कई टुकड़ों में रिंग बढ़ जाएगी तो वह क्या करेगा, डीसी का फिल्ट्रेशन ज्यादा करने लगेगा और फिर हमको प्योर डीसी प्राप्त हो जाएगी। तो कम्यूटेटर से हमको प्योर डीसी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ गया है स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए। डीसी मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे अंकित किए जाते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे, जैसा कि आपको बताया गया है, डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन का मतलब हो गया डीसी जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया गया है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसे जब चाहें तो हम मोटर बना सकते हैं और जब चाहें तो डीसी मोटर को हम डीसी जनरेटर बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सारा चीज़ें लगभग कॉमन होती हैं। तो जैसे अगर मैं कंपाउंड जनरेटर की बात करूं, कंपाउंड जनरेटर, तो इसमें क्या होता है, 3 वाइंडिंग होगी। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, तीसरी शंट फील्ड होगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, तो कुल मिला के क्या होगा कि एक वाइंडिंग के 2 सिरे होंगे, तो 6 सिरे टर्मिनल बॉक्स पे आके मिलेंगे आपको। जनरेटर का जो टर्मिनल बॉक्स होगा वहां पर 6 सिरे रहेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे। अब सब पे नंबरिंग लिखा भी होगा, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2। तो हम कैसे जानेंगे कौन किसका है? इस पे A1, A2 लिखा है, इस पे B1, B2 लिखा है, इस पे C1, C2 लिखा है। तो हम क्या जाने कि किस कॉइल का कौन सा तार है, हम कैसे जान पाएंगे? तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को लिख देता हूं, हमेशा के लिए भूलेगा नहीं। 2 लाइन का नोट्स आपको दे रहा हूं, यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं, वेट करिए एक मिनट। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का हमने ये नोट लिख दिया है। डीसी मशीन में वाइंडिंग के सिरों को अंकित करने के लिए ए से लेकर एफ तक मान अंकित किए जाते हैं। 1-2 बार आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। A1, A2 आर्मेचर वाइंडिंग का सिरा होगा, B1, B2 इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल लगता है बीच में, आपको पता होगा। C1, C2 कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के लिए होगा, D1, D2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए रहेगा, E1, E2 शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए, और F1, F2 सेपरेटली एक्साइटेड। अगर फील्ड को बाहर से सेपरेटली एक्साइट करना है तो F1, F2 लिखा होगा। तो इस तरह से मार्किंग किया गया रहता है डीसी मशीन में। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप आराम से कनेक्शन कर पाओगे डीसी जनरेटर का या डीसी मोटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है। वह कौन सा डीसी जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है? कौन सा डीसी जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब जो बिना रेजिडुअल मैग्नेट के विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है? तो ये आपको पता होगा कि शंट, सीरीज, कंपाउंड, ये तीनों क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में ही रेजिडुअल मैग्नेट होता है। जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उनकी जो फील्ड होती है उसमें रेजिडुअल मैग्नेट यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है, जिसके कारण वह सेल्फ एक्साइटेड बनता है। अच्छा, पूछ रहा है कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होगा वह
बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उसकी फील्ड को बाहर से डीसी सप्लाई दे करके एक्साइट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ चुका है। एडी करंट हानि किसमें होती है? एडी करंट हानि किसमें होती है? कोर में, वाइंडिंग में, योक में, एयर गैप में। तो आप सबको पढ़ाया गया है लॉसेज। लॉसेज में एक लॉस होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी करंट लॉस किसमें होता है, बताओ आंसर। एडी करंट लॉस कोरों में होता है। आर्मेचर की जो कोर होती है, यानी आर्मेचर की जो पत्तियां होती हैं, उनमें जो लॉस होता है वह एडी करंट लॉस कहलाता है। और हिस्टैरिसीस लॉस पूछ लिया जाए तो हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ पर होता है? अगर यही क्वेश्चन होता है कि हिस्टैरिसीस लॉस किस में होता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कोर में ही होता है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ गया है स्क्रीन पे। डीसी जनरेटर में आर्मेचर कॉपर लॉस कुल हानियों का कितना प्रतिशत होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है यही सबसे अधिक लॉस होता है डीसी जनरेटर में। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि डीसी जनरेटर में सबसे अधिक होने वाला लॉस कौन सा है, तो आप आंसर बताएंगे आर्मेचर कॉपर लॉस। अच्छा, तो आर्मेचर कॉपर लॉस कुल हानियों का कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर आपका होगा 30 से 40%। सबसे अधिक यही दिख रहा है ना, 30 से 40%। तो आंसर यही है। इसके लिए मैं एक छोटा सा नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि कोई भी लॉस आ जाए, आर्मेचर का कॉपर लॉस आ जाए, आयरन लॉस आ जाए या मैकेनिकल लॉस आ जाए, तो आप बता पाए कि कौन कितना परसेंट होता है वो कुल लॉस का। एक छोटा सा नोट्स दे रहा हूं आपको। तो चलिए देखिए, ये छोटा सा नोट्स आपको मैंने दे दिया है। आर्मेचर कॉपर लॉस इज इक्वल टू 30 to 40% ऑफ टोटल लॉस। ठीक है, ये सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो लॉस होता है वह शंट फील्ड कॉपर लॉस होता है, जो कि टोटल लॉस का 20 to 35% होता है। और उसके बाद मैकेनिकल लॉस आता है 20 to 30% ऑफ टोटल लॉस। और उसके बाद आयरन लॉस आता है, जो कि 5 to 10% होता है टोटल लॉस का। तो अगर सबसे अधिक लॉस पूछा जाए तो आर्मेचर कॉपर लॉस, और सबसे कम लॉस पूछा जाए तो आप आयरन लॉस बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका है स्क्रीन पे। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से किसके माध्यम से करंट प्राप्त करते हैं? आर्मेचर से। आर्मेचर घूमता है, फील्ड की बल रेखाओं को काटता है, जिसके कारण आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है। आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है वह जाके कहाँ जुड़ी होती है? कम्यूटेटर पर। कम्यूटेटर से फिर कार्बन ब्रश लगा करके तार निकालते हैं बाहर और लोड को सप्लाई देते हैं। तो आर्मेचर से किसके माध्यम से करंट प्राप्त करते हैं? डीसी जनरेटर में, तो कम्यूटेटर से। अब लोग जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े तो स्लिप रिंग मार देंगे। यहाँ डीसी जनरेटर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एसी जनरेटर अगर लिखा होता तब आपको स्लिप रिंग पे आंसर करना होता। इसलिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने आ रहा है। तो चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आप लोगों के सामने। डीसी जनरेटर की यांत्रिक दक्षता किसका किसका अनुपात होती है?
डीसी जनरेटर की यांत्रिक दक्षता। जब आपको इफिशियंसी वाला डीसी जनरेटर चैप्टर पढ़ाया है तो उसी में लास्ट में इफिशियंसी वाला टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। तो उसमें आपको बताया गया था इफिशियंसी 3 प्रकार की होती है। एक होता था इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, सॉरी क्रम से बताते हैं जैसे है। एक होता है मैकेनिकल इफिशियंसी, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी और तीसरा होता है कमर्शियल इफिशियंसी। ठीक है, ये 3 बताया गया था आपको। तो उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ मैं एक एक चीजें बताने लगूंगा तो फिर बहुत थ्योरेटिकल सेक्शन बन जाएगा। यांत्रिक दक्षता किसका किसका अनुपात होती है? तो वह उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति तथा इनपुट यांत्रिक शक्ति का अनुपात जो होता है यह आपका यांत्रिक दक्षता की श्रेणी में आता है। और आउटपुट वैद्युतिक शक्ति तथा उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति यह इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी के अंतर्गत आता है। और आउटपुट वैद्युतिक शक्ति तथा इनपुट यांत्रिक शक्ति यह जो है कमर्शियल एफिशिएंसी के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आप सबके सामने, इसको सॉल्व करिए। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रकृति होती है। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसमें जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा होता है, एसी टाइप का होता है या डीसी टाइप का होता है, यही सब पूछ रहा है। तो आरी दंत तरंग प्रत्यावर्ती धारा, स्पंदित दिष्ट धारा, प्रत्यक्ष धारा और ज्या तरंग प्रत्यावर्ती धारा। तो ज्या तरंग प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हो जाता है, इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखूंगा तो साइन वेव। ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है, साइन साइन वेव। साइन का स्पेलिंग यही होगा जो उसमें साइन लगता है, SINE होता है साइन। साइन वेव AC माने अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? कैसा होता है तो सब लोग जानते ही हो। आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह एसी प्रकृति का होता है, ये तो हमको पता है, बार बार बताया हूँ। जब आर्मेचर फील्ड की बलरेखाओं को काटता है तो उससे जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसकी प्रकृति एसी स्वभाव की होती है। आउटपुट लेने के आधार पर हम उसे एसी या डीसी बना लेते हैं। अगर हम स्लिप रिंग लगाते हैं तो हमें एसी मिलता है और अगर हम कम्यूटेटर लगाते हैं तो हमें डीसी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर तो मुझे लग रहा है यही सही हो जाएगा। ठीक है, एसी। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया है इनका मतलब समझा दूं। प्रत्यक्ष धारा का मतलब डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी की बात कर रहा है। स्पंदित धारा का मतलब स्पंदन को जैसे धड़कना, कोई चीज का धड़कना, जैसे हार्ट हमारा क्या करता है, स्पंद करता है, धड़कता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे पल्सेटिंग। पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग स्पंदित हो गया, फिर डीसी करंट, डीसी। आरी दंत का मतलब हो जाता है, आरी दंत का मतलब साटूथ वेव, साटूथ वेव मतलब जैसे साइन वेव होता है वैसे ही साटूथ वेव भी होता है। इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से, फिर गैप करके इस तरह से। आरी दंत की तरह, आरी के दांतों की तरह इसका ग्राफ बनता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है साटूथ वेव। तो कुल मिला के आंसर आपका जो है ये डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए, आप लोगों के सामने आ गया। नीचे दिए भागों में से कौन सा भाग डीसी जनरेटर से संबंधित नहीं है? ये चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसमें से चेक करिए कि कौन सा पार्ट डीसी जनरेटर का नहीं है। कार्बन ब्रश ये डीसी जनरेटर का भाग होता है।
सर्पी वलय, सर्पी वलय का मतलब क्या होता है? सर्पी वलय का इंग्लिश हो जाएगा स्लिप रिंग। जस्ट वेट 1 मिनट। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है सर्पी वलय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। और कार्बन ब्रश, तो कार्बन ब्रश तो होता ही है डीसी जनरेटर का पार्ट, स्लिप रिंग डीसी जनरेटर का पार्ट नहीं होता है, स्लिप रिंग एसी जनरेटर का पार्ट होता है। और कम्यूटेटर भी होता है डीसी जनरेटर का पार्ट, आर्मेचर भी होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, स्लिप रिंग एसी जनरेटर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। डीसी जनरेटर में लौह हानि किस भाग में होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोगों को बताया भी जा चुका है। डीसी जनरेटर में लौह हानि बताओ किस भाग में होती है? आर्मेचर कोर में। कंफ्यूजन इसमें कभी कभी हो जाता है कि लोग रोटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोटर जो होता है, जो एसी मशीनें होती हैं, एसी मशीन अर्थात अल्टरनेटर और मोटर, एसी मोटर, तो उनमें जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसे रोटर बोला जाता है। और डीसी जनरेटर या डीसी मोटर अर्थात डीसी मशीन में जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसे आर्मेचर बोला जाता है। तो डीसी जनरेटर में लौह हानि आर्मेचर कोर में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसमें धारा आर्मेचर के समान नहीं होती है? निम्न में से किसमें धारा आर्मेचर के समान नहीं होती है? तो शंट फील्ड, सीरीज फील्ड, इंटरपोल, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो इसका आंसर जो होगा वह आपका होगा शंट फील्ड। शंट फील्ड आर्मेचर के पैरेलल में लगी होती है और आर्मेचर धारा के समान शंट फील्ड धारा नहीं होती है। शंट फील्ड में करंट उसके अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बहती है। बाकी सीरीज फील्ड आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है, इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा होता है और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है। यह तीनों वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, इसलिए आर्मेचर के समान ही धारा इन तीनों में बहेगी शंट फील्ड को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो चलिए बस इस क्लास के लिए बस इतना ही। 11 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।